इंडिया का एजुकेशन सिस्टम फेल हो कहाँ रहा है? ठीक वहीं पे फेल हो रहा है जहाँ पे पहले बाकी अदर सेक्टर फेल कर रहे थे। एक मदर ने स्कूल से बुक्स ना लेके डायरेक्ट पब्लिशर से ले ली और स्कूल ने उनको बहुत खरी खोटी सुनाया, Right. स्वाइन तक बोला। क्या है सर ये? आज इंडिया की रियलिटी यही है, जिसके पास पैसा है वो ये क्वालिटी एजुकेशन ले सकता है, जिसके पास नहीं है वो सिस्टम से बाहर हो जाता है। आज के टाइम में जिसके पास पैसा है वो क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस होने के भ्रम में जी सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी बिना क्वालिटी के एजुकेशन के होने में जी रहा है। गवर्नमेंट स्कूल्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे? कि ये केवल गवर्नमेंट स्कूल का ही प्रॉब्लम नहीं है। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की जितनी भी ऐसे एजेंसीज होते हैं जो कोई सर्विस डिलीवर करने के हैं, स्कूल को क्या है एजुकेशन सर्विस डिलीवर करना है, मगर उसी तरीके से आप बाकी डिपार्टमेंट भी दे सकते हैं। उन सब में फेलियर का क्या रीजन होता है? गवर्नेंस। और उस गवर्नेंस के पीछे क्या होता है? मेन चीज है अकाउंटेबिलिटी। तो मतलब एक तरीके से टैक्स पेयर का पैसा मिसयूज हो रहा है। सिर्फ यही नहीं कहूंगा कि मिस यूज हो रहा है, मैं तो कहूंगा अब्यूज हो रहा है। पहले तो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल का मतलब क्या? ऐसे भी स्कूल्स हैं जो 200 रुपए महीना लेते हैं। सर, अगर आपको अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड पैसा मिल जाए तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आप क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली डिजाइन कौन करता है? इंडिया में प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम उन्हें ग्रो करने ही नहीं देता। और सच ये है, आपका करियर, आपका फ्यूचर, आपकी पढ़ाई, ये सब पॉलिसीज डिसाइड करती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर सिस्टम ही फ्लॉड हो तो क्या टैलेंट वेस्ट हो जाता है? आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित चंद्रा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी में। पिछले 20 सालों से अमित जी एजुकेशन और पब्लिक पॉलिसी के इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, एक क्लियर मिशन के साथ, हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले और उनके पास चॉइस हो। डॉक्टर अमित का काम राइट टू एजुकेशन एक्ट और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जैसे मेजर रिफॉर्म्स के आसपास डीपली इन्वॉल्व है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ छाबड़ा और आप देख रहे हो करियर की बात सौरभ के साथ। और मेरे साथ प्लीज स्वागत कीजिए डॉक्टर अमित चंद्रा का। डॉक्टर अमित चंद्रा, वेलकम टू करियर की बात सौरभ के साथ। थैंक यू वेरी मच सौरभ जी, अपने पॉडकास्ट में मुझे जगह देने के लिए। डॉक्टर अमित, सीधा सवाल पूछता हूं, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी करता क्या है? सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी में हम लोग देखते हैं, हमारा टैगलाइन है सोशल चेंज थ्रू पब्लिक पॉलिसी। तो जो पॉलिसी सिस्टम डिजाइन होते हैं उसका समाज पे और लोगों पे और एक इंडिविजुअल पे क्या प्रभाव पड़ता है, उससे लोग, जो सिस्टम डिजाइन बन रहा है उसमें लोग ज्यादा प्रॉस्परस हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, उनको ज्यादा चॉइस मिल रही है, उनके राइट्स ज्यादा रिस्पेक्ट हो रहे हैं, एंड वेदर दे आर एबल टू फ्लरिश। सो दैट्स द की आइडिया। सीसीएस का कोर विजन क्या है? आप इंडियन एजुकेशन को कहां ले जाना चाहते हैं? सीसीएस जो कुछ भी करता है, हमारा जो विजन स्टेटमेंट है कि हर इंडिविजुअल के पास चॉइस ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़े और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की तरफ अकाउंटेबल हो। तो एजुकेशन में भी हमारा वही है कि बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं तो उनके पास जो चॉइसेस हों वो ज्यादा से ज्यादा कैसे हों, और जो भी स्कूल है, सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो पेरेंट्स के प्रति अकाउंटेबल ज्यादा से ज्यादा कैसे हो। बहुत बढ़िया। सीसीएस की फाउंडिंग स्टोरी क्या है और कैसे ये स्टार्ट हुआ और सीसीएस किन किन प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करता है? सीसीएस की शुरुआत 1997 में डॉक्टर पार्थ शाह ने किया था। वो उससे पहले मिशिगन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे यूएस में, और ये उनका सपना था कि इंडिया में एक हमें इंडिपेंडेंट थिंक टैंक शुरू करना चाहिए। सोचते थे लेकिन वो शायद मौका नहीं मिल पा रहा था। बट बीच में उन्हें एक प्रॉब्लम हुई, उनकी हार्ट का कोई मेजर प्रॉब्लम डायग्नोस हुआ, और जब वो ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मान लीजिए ये मेरा ऑपरेशन सर्जरी हार्ट का फेल हो गया, व्हाट इज वन थिंग दैट आई वुड रिग्रेट द मोस्ट। तो उनका था कि ये मेरे बहुत दिनों से ख्याल में है लेकिन मैंने किया नहीं है, अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, मैं ठीक ठाक रह गया,
तो मैं सबसे पहला काम यही करूँगा। तो उसके बाद वो वापस इंडिया आए और उन्होंने इस थिंक टैंक का शुरुआत किया, इसी आइडिया के साथ कि कैसे हम एम्पावर्ड सिटीज़नशिप के बारे में सोचें और उस दिशा में प्रयास करें। डॉक्टर अमित चंद्रा की स्टोरी क्या है? वो क्या पढ़े हुए हैं? क्या उनका विजन है और सीसीएस में क्या रोल है? बहुत सिंपल सी ऑर्डिनरी सी स्टोरी है। मैं एक लोअर मिडिल इनकम क्लास फैमिली के बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पिता इंडियन रेलवे में जॉब करते थे, अभी वो रिटायर हो गए और क्योंकि वो इंडियन रेलवे में थे, तो इंडियन रेलवेज का अपना खुद का स्कूल होता है। तो उस स्कूल में मैं पढ़ा, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया और उस समय मेरे दिमाग में तब ये धीरे-धीरे ख़्याल बिल्डअप होने लगे कि भई इंडिया गरीब क्यों है? हम गरीब क्यों हैं? बाकी देश अमीर कैसे हो जाते हैं? और हम लोग क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हमारे यहाँ पे लोग इतने मेहनती हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं। हमारे यहाँ पे एक कल्चर है जुगाड़ कल्चर और जुगाड़ कल्चर के लिए आपके पास अपना खुद का इनोवेटिव ब्रेन होना चाहिए, राइट? तो ब्रेन भी है, लोग इतने मेहनती हैं, लेकिन हम क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे हैं? ऐसे कुछ क्वेश्चन्स मेरे दिमाग में होने लगे, वैसे डिबेट में मैं जाने लगा तो फिर पता चला कि ऐसी चीज़ों को समझने के लिए सोशल डेवलपमेंट के लिए सोशल वर्क का भी एक पढ़ाई होता है। तो मैं उसमें एनरोल्ड किया तो मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया और फिर जिसको नॉर्मली हम एमएसडब्ल्यू कहते हैं और फिर उसी में मैंने पीएचडी भी किया। एजुकेशन के ऊपर विज़न बहुत सिंपल है। मैं बड़ा सिंपल टाइप का इंसान हूँ और सिंपल चीज़ें ही समझ में आती है और सोच भी है। जब मैं स्कूल में था और आप भी स्कूल में होंगे, तो आपने देखा होगा अपने क्लास में 30-40 जितने भी बच्चे थे, उसमें बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे। मेरे टाइम में मैं बड़ा मीडियोकर स्टूडेंट था और क्लासरूम में बहुत ही इंटेलिजेंट थे। एक तो जो कि एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करते थे और दूसरे बहुत इंटेलिजेंट शार्प बच्चे थे लेकिन एकेडमिकली उतना परफॉर्म नहीं करते थे। और मैंने देखा है कि क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना वेल डिज़ाइन नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है, उनको एंगेज नहीं करता है। मतलब तब भी नहीं था और आज भी नहीं है। तभी भी नहीं था, आज भी नहीं था। तो आप एजुकेशन 20 एक साल हो गए होंगे आपको स्कूल से बाहर आए हुए बिल्कुल, और इतने बड़े समय में अभी तक हमारा एजुकेशन सिस्टम वहीं का वहीं है। सिर्फ 20 साल ही नहीं, मैं तो कहूँगा आप मेरे पिताजी के बारे में सोचिए या अपने दादाजी के बारे में सोचिए। जब वो स्कूल गए होंगे, तभी भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ क्लासरूम होगा, ऐसे स्टूडियो स्टाइल में बैठेंगे, सिमिलर टीचर होगा, एक ब्लैक बोर्ड होगा जहाँ पे वो पढ़ाएँगे और टेक्स्ट बुक भी थोड़ा-थोड़ा अपग्रेड हुआ है, बट बाय एंड लार्ज सेम ही चीज़ है। तो आपके पिताजी ने भी छठी कक्षा में जो मैथ के सवाल समझे होंगे या थ्योरी समझे होंगी, आज भी बच्चों को हम लगभग वही पढ़ा रहे हैं। तो आपको फ्लॉज कहाँ लगते हैं? पब्लिक पॉलिसी में लगते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई है या क्या प्रॉब्लम है? डेफिनेटली अगर कोई सिस्टम बना हुआ है और वो सिस्टम डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो बिल्कुल फ्लॉ है। अब वो फ्लॉ कहाँ कैसे है उसके बारे में ज़रूर हम डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर सोचना समझना चाहेंगे, तो नॉर्मली मेरा ये क्वेश्चन होता है कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए। आज के दिन में एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जिसको कि हमारा देश का यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों फोकस है सॉल्व करने में। उस मिशन को जो डिजाइन किया गया है उस मिशन का नाम है निपुण भारत मिशन। वो किस चीज के लिए है? फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। क्यों इसकी जरूरत पड़ी? क्योंकि असर या नैस और कई संस्थाओं ने सर्वे करके देखा कि 60% लगभग 60% कक्षा 6 के विद्यार्थी ग्रेड 2 लेवल का मैथ और लैंग्वेज भी नहीं वो समझ पा रहे हैं। तो रियलाइज हुआ कि इनका एकदम फाउंडेशन ही बहुत वीक है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी पे फोकस करने की जरूरत है, इसलिए सबसे बड़ा मिशन चलाया है निपुण भारत मिशन। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि 75 साल बाद हमें जरूरत पड़ रही है फाउंडेशनल चीजें करने के लिए, हम आज तक उसको भी नहीं सॉल्व कर पाए। अब इसमें बच्चों की गलती माने कि पेरेंट्स की गलती माने, मैं तो सिस्टम की ही गलती मानूंगा। सर फिर प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन इसको जान के इतना बड़ा दिखाया जाता है कि अगर आप इंडिया में प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाओगे, गवर्नमेंट स्कूलों में जाओगे तो आपका बच्चा कुछ कर ही नहीं पाएगा लाइफ में। मतलब क्या प्रॉब्लम है सर? क्यों प्राइवेट एजुकेशन इतनी महंगी है
क्या उसपे मिनिस्टर्स का भी स्टेक होता है, इसलिए गवर्नमेंट एजुकेशन को आगे बढ़ावा ही नहीं मिलता है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, प्राइवेट स्कूल्स कितनी महंगी हैं? सर, प्राइवेट स्कूल को जगह मिलती है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे। आज की डेट में मेरी बेटी भी स्कूल जाती है, लगभग 10,000 रुपए महीना उसकी फीस है। बिल्कुल। और वो ठीक ठाक सा स्कूल है, बहुत नामी गिरामी स्कूल नहीं है, जैसे जीडी गोइंका हो गया या केआर मंगलम हो गया। ऐसे स्कूल में तो सर 25,000 रुपए, और कुछ अगर मसूरी के प्राइवेट स्कूल में आप चले जाते हो तो वहां तो 50,000 रुपए पर मंथ भी फीस है, सही और वो बात है। सब नॉन प्रॉफिट मेकिंग है। ऐसा कौन सा नॉन प्रॉफिट मेकिंग है सर कि मतलब आप टीचर को सैलरी तो 25,000 रुपए दे रहे हो और बच्चे से फीस 50,000 रुपए ले रहे हो? सही बात है। लेकिन जहाँ पे आपकी बच्ची स्कूल में जाती है, मैं समझ रहा हूँ कि एक मिडिल लेवल का एक स्कूल है। ठीक उसके आस-पास में 1-2 किलोमीटर के रेंज में आपको एक सरकारी स्कूल भी दिखेगा, बिल्कुल साथ है, एडजेसेंट। एडजेसेंट है। आपके यहाँ पे लगभग मान लीजिए 10,000 रुपए महीने का खर्च है। कभी आपने सोचा कि वो जो बगल में है, उसमें पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कितना हो रहा है? आई एम श्योर काफ़ी होगा, अमाउंट मुझे नहीं पता, उसके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, आई एम श्योर, और मैं आपसे जानना भी चाहूँगा। लेकिन फिर उस तरीके का सपोर्ट बच्चे को क्यों नहीं मिल रहा? प्राइवेट स्कूल में तो टीचर जो है, वो नोट्स भेज देती है, ऐप के ऊपर मैसेज आया था, आज आपके बच्चे ने ये करा, ये नहीं करा। ऐसा गवर्नमेंट में तो नहीं देखा मैंने। देखिए, मैंने ये क्यों क्रॉस क्वेश्चन क्यों किया, थोड़ा-सा मैं भी चाहता हूँ कि आपके थिंकिंग को और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी पेरेंट्स इसको देखें, आई वांटेड टू चैलेंज देयर थिंकिंग और एंड बिकम मोर एक्टिव सिटिज़न इन दिस केस। तो 2-3 बातों को समझना होगा। एक, प्राइवेटाइज़ेशन। प्राइवेटाइज़ेशन का नॉर्मल मतलब क्या होता है कि कोई सरकारी संस्था है, उसको हमने प्राइवेट के हाथों में दे दिया। ये होता है प्राइवेटाइज़ेशन का मतलब। बहुत सारे एजुकेशन के फील्ड में या इकोनॉमिस्ट ऐसे एकेडमिशियंस हैं जो ये मानते हैं कि इसको आप प्राइवेटाइजेशन नहीं कहोगे, क्योंकि ये एक प्राइवेट और प्राइवेट भी नहीं, वॉलंटरी सेक्टर है जहाँ पे खुद कुछ लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं और स्कूल शुरू कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया के हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार या सरकारी सिस्टम ये तो बड़ा नया फिनोमिना है, पिछले 75 साल से ही है ना, या उससे पहले जो ब्रिटिशर्स ने सिस्टम किया और उन्होंने पहली बार इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक मॉडर्न बनाया। उससे पहले कैसे था? उसके पहले तो सारा प्राइवेट ही था ना, और वॉलंटरी सेक्टर कि लोग अपनी मर्जी से जो पढ़े लिखे होते थे, जिनको ज्ञान था, वो ज्ञान बांटने का काम करते थे। वो अपना गुरुकुल, आश्रम, मदरसा या किसी-किसी फॉर्मेट में चलाते थे। तो पूरा का पूरा ये सेक्टर ही एक्चुअली वो शुरू से ही, मैं कहूँगा कि सोसाइटी, कुछ काम होता है कि समाज को करना होता है, कुछ काम सरकार को करना होता है। तो शिक्षा शुरू से समाज का काम रहा है, सरकार का नहीं। सरकार जहाँ से आई और चीज़ों को उन्होंने अपने हिसाब से चेंज करना शुरू किया, आप देखेंगे कि वहीं से ही हमारा क्वालिटी का डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया। आपने अभी बोला कि एजुकेशन समाज का काम है, सरकार का नहीं। सरकार का नहीं है। ये आप इंडिया के तात्पर्य में कह रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बाहर बाहर देखूं तो आप अगर टैक्स दे रहे हो तो आपके बच्चे की एजुकेशन, आपका हेल्थ सरकार टेक केयर करती है A1 कंट्रीज में, जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके, नीदरलैंड्स। यहाँ पर तो यहाँ क्यों नहीं सर ऐसा? शिक्षा भारत में और पूरे विश्व में हर जगह पे समाज का ही काम रहा है। तो जहाँ-जहाँ पे है, जैसे यूके, नीदरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं पे देख लीजिए, सरकार के आने से पहले क्या था, और वन्स अगेन मैं कह रहा हूँ कि भारत की संस्कृति लगभग कितनी साल पुरानी है? कम से कम 5,000 साल से ज़्यादा। जी। 5,000 साल में ये पिछले 50-75 साल आपके सरकार जहाँ पे सिस्टम है, उससे पहले तो ब्रिटिश और राजा थे। राजा स्कूल चलाते थे? नहीं चलाते थे। इनफैक्ट राजा को भी, या हमारे अगर रामायण पढ़ें तो दशरथ जी ने अपने बच्चों को जाके आश्रम में छोड़ा, तो वो भी जाके, और कभी ये नहीं बोला कि ये स्कूल को मैं टेक ओवर करूंगा या इनको क्या पढ़ाना है मैं बताऊंगा। तो भारत में भी और भारत के बाहर में भी अगर उसका देखेंगे कि एजुकेशन इवॉल्व कहाँ से हुआ, शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, आप हमेशा पाएंगे कि इट वाज एन इंडिविजुअल इनिशिएटिव। यही प्रॉब्लम भी होता है।
क्यों? क्योंकि सरकार, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है सरकार के करने का, और एज ए टैक्स पेयर हमारा राइट बनता है, बिल्कुल बनता है। तो आज का जो हमारा वेलफेयर सिस्टम है उसमें हमने मान रखा है कि हर कोई टैक्स देगा, और ये जो बेसिक मिनिमम चीज है खासकर हेल्थ एंड एजुकेशन वो तो सरकार को प्रोवाइड करने चाहिए। लेकिन एक बार जरा सोचिए, मैं आपको बोलता हूँ और आपके माध्यम से हर पेरेंट्स को इंडिया में बोलना चाहूंगा, आज आपके साथ हो क्या रहा है इसके नाम पे जो बड़ा छलावा हो रहा है। पहली बात, आपने टैक्स पे किया, आपका बेसिक एक्सपेक्टेशन है कि हेल्थ एजुकेशन मिले और एजुकेशन आपके बच्चों को मिले, फ्री मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले, नहीं मिल रहा है। फिर आपने क्या किया कि क्योंकि वहां पे नहीं है और उनको हम अकाउंटेबल नहीं बना पा रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ नहीं पा रहे हैं, उसको ठीक कर नहीं पा रहे हैं, तो आपने क्या किया, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज दिया। एक बार ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं इस सर्विस के लिए, आप दोबारा पे कर रहे हो। अब प्राइवेट स्कूल के साथ भी बहुत अच्छा सारी सर, दिक्कत है। स्कूल तो ऊपर जीएसटी भी लगाते हैं। जीएसटी लगाना शुरू कर दिया है, हाँ, वो जितने भी सर्विसेज होंगे वो है। अब उसके में भी डिटेल में मैं बता सकता हूँ कि ये सब कहाँ से आ रहा है, बट लेट मी कंप्लीट। एक एजुकेशन, एक सर्विस जिसके लिए आप पहले टैक्स पे कर चुके हैं, नहीं मिला, फिर आपने क्या किया, प्राइवेट स्कूल में डाला, दुगना प्राइस दे रहे हो, फिर भी वहां पे भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, कुछ खास नहीं है। तीसरा, फिर आपने क्या किया कि उनके लिए ट्यूशन भी लगवाए होंगे बच्चों के लिए, तीसरी बार पे कर रहे हो। उस ट्यूशन से भी आपको पता है कि वो बगल में जो टीचर है, कोचिंग है, जो भी पढ़ा रहा है, उसका कुछ चीजों में स्पेशलाइजेशन होगा, कुछ में लैक कर रहा होगा। फिर आपने क्या करोगे, एक एडटेक कंपनी का भी बाजू एजू टाइप का टैब दिला दोगे। 4 बार पे कर रहे हैं, इसके बावजूद एक और है, 5वीं और 6ठी बार मैं कहूंगा, एजुकेशन पे जो आप टैक्स पे करते हो उसके बियॉन्ड, अगर आप देखोगे इनकम टैक्स का जो आपका फाइल करते होंगे उसमें देखेंगे एडुकेशन सेस 0.5% एडिशनल लगता है, स्पेशल देते हो, वो भी दे रहे हैं। उसके बाद ये जो आपने शुरू में बात किया राइट टू एजुकेशन एक्ट का, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना, उसमें ढेर सारे प्रोविजन है, उसमें से एक सबसे इंटरेस्टिंग जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में होता है कि 25% सीटें प्राइवेट स्कूलों को अपने यहाँ पे रिजर्व करना है गरीब बच्चों के लिए, ठीक है। अब उस केस में भी आप मानोगे कि उन 25% का एक तो जो कानून ही बना है वो कहता है कि जो स्कूल की फीस होगी या जो गवर्नमेंट पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर होगा या जो गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करेगा, उन दोनों में जो कम होगा वो पैसा हम आपको देंगे। तो अगर प्राइवेट स्कूल का अगर आपने बोला कि महीने का 10,000 फीस है, गवर्नमेंट बोलता है कि हम जो दिल्ली में है जो मैक्सिमम है एक्चुअली 2700 रुपए महीने का, तो 2700 रुपए है, इन दोनों में जो कम होगा वो पैसा हम आपको देंगे। और वो भी पैसा, एक तो फाइल कीजिए डॉक्यूमेंटेशन, आप इंडियन ब्यूरोक्रेसी समझ ही रहे हैं, करप्शन, कट मनी, ये सब तो मिलेगा, टाइम पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना करप्शन करना पड़ेगा। और सफिशिएंट नहीं होने पे कई बार स्कूल क्या कर रहे हैं, उसको भी वो मान ले रहे हैं कि ये मेरा चैरिटी का है, और वो 25% का कॉस्ट भी वो 75% जो पेइंग स्टूडेंट्स पेरेंट्स हैं उनसे ले रहे हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा पिछले 5-6 सालों में प्राइवेट स्कूलों की फीस तेजी से बढ़ी है। अब ये हो रहा है बाय सिस्टम, हो रहा है बाय डिजाइन, हो रहा है एक सिंपल सा क्वालिटी एफएलएन, मैंने बोला सिंपल सा अक्षर ज्ञान, सेंटेंस ज्ञान, हिंदी इंग्लिश भाषा, नॉर्मल सा एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सिखाना है, वो भी नहीं कर पा रहे हो। और आप एक ऑर्डिनरी पेरेंट्स आज 5 गुना 6 गुना उसको पे करना पड़ रहा है। अब इसको आप क्या कहोगे? लूट। और ये लूट कौन कर रहा है? SIRAAR, स्पेलिंग मैंने जान के गलत बोले हैं। अब जो भी है, तो कहने का मतलब है ये सिस्टम और डिजाइन, और इसीलिए मैं बार बार आग्रह करूंगा पेरेंट्स को बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। क्या पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, कौन पढ़ा रहा है, सब कुछ। इनफैक्ट यूजुअली मैं कहता हूं जैसे ही द कलर ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक चेंजेस विथ चेंज इन गवर्नमेंट। अब आप सब लोगों ने देखा होगा, कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, बस मैं स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं। सॉल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन के बात पे एक्चुअली सोल्यूशन पे आने के से पहले थोड़ा सा जो आपने बोला ना कि ये, लेकिन ये प्राइवेट स्कूलों का भी ऐसा लग रहा होगा कि मैं पक्ष ले रहा हूं,
और मैं एस्टैब्लिश कर रहा हूँ कि हाँ, पक्ष ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितना डीपर डाइविंग किया है, रिसर्च पढ़ा है, समझा है, इंटरैक्ट किया है, मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल ही सॉल्यूशन है। हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसमें हैं, वो प्रॉब्लम फिक्स करने की ज़रूरत होगी, बट सरकारी के बजाय वो प्राइवेट स्कूलों को ही हमें सोचना होगा कि इस प्रोसेस को ही कैसे स्ट्रेंथन मतलब करें। क्वालिटी सरकारी सॉरी प्राइवेट स्कूल वाली मेंटेन्ड हो और उसको फंड गवर्नमेंट करे, ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, और इसीलिए मैं 3 लेयर ऑफ सॉल्यूशन मैं बताऊँगा, जो मुझे लगता है कि that has the potential to completely change the way education system is designed। तो जहाँ पे किसका इंटरेस्ट है किस चीज में, किसका कमीशन में इंटरेस्ट है, किसका टैक्स में इंटरेस्ट है, वगैरह वगैरह। सबसे पहला चीज तो हमें ये करना होगा कि जब पेरेंट्स ढूंढने जाते हैं अच्छे स्कूल, तो अच्छे स्कूल मिलते नहीं हैं। सरकारी क्वालिटी आपको दिख रहा है कि अच्छे नहीं है, प्राइवेट अगर पैसे नहीं है तो वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, और अगर है भी तो भी इतने कम हैं कि वो अपनी मनमानी करते हैं। तो अच्छे स्कूल हमें मान लीजिए कि नहीं है, या बहुत कम अफोर्डेबल है, अच्छे स्कूल नहीं है। बहुत कम है। अफोर्डेबल में भी और इवन हाई कॉस्ट में भी अगर क्वालिटी डिबेट पे जाए तो कई मायने में वो भी बहुत अच्छे नहीं हैं। मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक तो अच्छे स्कूल ज्यादा नहीं है। इसलिए जब हम पेरेंट्स के चॉइस की बात करते हैं तो लिटरली चॉइस एक तो है ही नहीं। ये हो गया कि स्कूल अच्छे नहीं है, अच्छे स्कूल ज्यादा नहीं है। दूसरा क्या हो गया कि पेरेंट्स पेरेंट्स अगर अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देना चाहता है तो उसकी अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं है, अगर प्राइवेट में जाना चाहता है, और अगर हम सरकारी में भेज रहे हैं तो हम सिस्टम को, टीचर पे हमारा कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी कितना है। और तीसरा, जैसे मैंने ये पेरेंट्स का ये टैक्स सिस्टम वगैरह वाला बताया, लोगों को नॉलेज नहीं है। तो सप्लाई साइड का प्रॉब्लम है, डिमांड साइड का प्रॉब्लम है, और इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन असिमेट्री, मतलब सही नॉलेज का प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? एक इजी तरीका हो सकता है कि जितने रेगुलेटरी बैरियर लगाए हैं जिसकी वजह से कुछ इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे बोला ना कि कुछ पॉलिटिशियंस का पैसा है लगा है स्कूल में, या ब्लैक मनी का लगा है, या किनका मिला है, तो द एजुकेशनिस्ट जो स्कूल में आ रहे हैं एजुकेशन देने के पर्पज से, उनको स्कूल बंद करके भागना पड़ रहा है। और जो ऐसे लोग हैं जिनका कि एजुकेशन मेन पर्पज नहीं है, वो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो उसको लिए क्या करना होगा, हमें अपने रेगुलेटरी बैरियर्स इस हिसाब से कम करने होंगे, या रिफॉर्म ऐसे करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा ऑनेस्ट अच्छे लोग आए और अच्छे स्कूल खोलें, अच्छे से पढ़ाएं। ये आपके सप्लाई साइड ऑफ प्रॉब्लम को दूर करेगा, जिससे ज्यादा स्कूल होंगे। सेकंड, कि ज्यादा स्कूल अच्छे हो भी गए तो भी पेरेंट्स कैसे जाएगा भाई, अफोर्ड कैसे करेगा? उसके लिए जैसे आपने बोला कि हमने तो टैक्स पे किया ही है, हमारे मॉडर्न वेलफेयर नेशन में एक्सपेक्टेड है कि हेल्थ एजुकेशन सरकार दे। तो सरकार क्या कर सकता है, आज के टाइम में जितना भी पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर लगभग अपने सरकारी स्कूलों में दे रहा है, जहां पे कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो पैसा डायरेक्टली पेरेंट्स को बच्चे के एजुकेशन के लिए उनके अकाउंट में डाल दें। तो उससे क्या होगा, देन सप्लाई साइड एम्पावर होगा, उनके पास वो अफोर्डेबिलिटी आ जाएगी सही जगह पे भेजने के लिए। और आज के टाइम में इसको बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं कि एजुकेशन क्रेडिट कार्ड बनाया जा सकता है, जो बच्चे के नाम से होगा, जो केवल स्कूल में चलेगा, कहीं और जगह पे आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो फी करने का, अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड आ गया, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि ये अच्छे स्कूल हैं, मेरे बच्चे के लिए ठीक है, वगैरह वगैरह। इसके लिए वो इंफॉर्मेशन असिमेट्री वाला प्रॉब्लम जो मैंने बोला था, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और उसके लिए क्या करना होगा, एक थर्ड पार्टी, गवर्नमेंट का यहाँ पे मेन काम आता है कि हर स्टेट में एक अथॉरिटी होगी जो हर स्कूल का और हर बच्चे का कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, कि उसकी पढ़ाई की लेवल कैसी है, ठीक हो रही है कि नहीं, और स्कूल में एग्जैक्टली क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, ये दोनों इंफॉर्मेशन पब्लिक डिस्क्लोजर सबको प्रोवाइड करे, वो पब्लिकली अवेलेबल हो। तो हर पेरेंट्स देन चूज कर सकता है कि अच्छा, मेरे पड़ोस में ये 5 स्कूल हैं, पांचों में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसके पास क्या फैसिलिटी है, मेरा बच्चा को किस टाइप के पर्सनलाइज्ड लर्निंग की जरूरत है, कहाँ मैं भेजूंगा। और उसके लिए सरकार डायरेक्टली फंड भी कर रहा है, जिसको हम कहते हैं फंड स्टूडेंट नॉट स्कूल। कैसे तो आपने बता दिया,
अब कौन करेगा और कब होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है कि कौन करेगा कब। फाइनली करना तो देश के सरकार को ही है मेरे हिसाब से। अच्छा, आप ये मैसेज एजुकेशन मिनिस्टर को क्यों नहीं देते हैं मेरे चैनल के थ्रू? बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं सिर्फ दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर ही नहीं, हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर जो प्रधान जी हैं, और उससे भी आगे बढ़ के मैं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा कि आज के टाइम में दिल्ली का अगर हम एग्जाम्पल लें तो दिल्ली लगभग 87,000 पर चाइल्ड पर ईयर के हिसाब से खर्च करती है, मतलब लगभग 6 से 7 हजार रुपए। तो और 6 से 7 हजार रुपए खर्च भी कर रहे हैं और वो क्वालिटी दे भी नहीं पा रहे हैं। तो डायरेक्टली मैं विनम्र निवेदन करूंगा, मैं अपील करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, एक स्कीम डिजाइन करें। इनफैक्ट उसका नाम मैं सुझाव करूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे जो भारत रत्न हैं, उनके नाम पे अटल बिहारी वाजपेयी शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू करें, जिसमें हर बच्चे को एक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम 3,000 रुपए पर महीना डायरेक्टली फंड करें, जिससे हर बच्चे के पास चॉइस हो। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि गरीब गरीबों वाले स्कूलों में जा रहा है, अमीर अमीरों वाले स्कूल में जा रहा है। तो हर बच्चा क्वालिटी एजुकेशन, हर गरीब बच्चा भी अमीरों वाले स्कूल में जा पाए, उसके लिए उसको एक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हर महीने मिनिमम 3,000 रुपए दें, जिससे कि वो अपना स्कूल फी का भरपाई कर पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मैसेज सर। सर, आप स्कूल के बाद, कुछ लोग मैंने देखा है 10th के बाद 12th के बाद ITI जाते हैं बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए। आप कभी गए हैं, माहौल देखा आपने कभी वहाँ का? जी, मैंने पर्सनली भी आईटीआई इंस्टीट्यूट विजिट किया है। इंस्पेक्शन के टाइम पे गए हैं या वैसे कभी आपने रैंडम विजिट करा है? नहीं, रैंडम ही हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है, और खासकर इसमें आईटीआई में भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर आपको मिलेंगे मेल स्टूडेंट्स, लड़के मिलेंगे। लड़कियां इस फील्ड में बहुत कम आती हैं, और हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके थ्रू हम उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो वही अभी जो मैंने बोला कि प्रधानमंत्री जी करें, वो काम हम खुद से ही कर रहे हैं। हम उन बच्चियों को उनका पूरा ट्यूशन फी हम पे करते हैं। तो अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट हो और आईटीआई पॉलिटेक्निक में जा रहे हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फी हम पे करते हैं। उस सिलसिले में मैं कई बार गया हूँ इंस्टीट्यूट में। ये तो भेदभाव हो गया सर, खाली गर्ल्स को सपोर्ट कर रहे हो, बॉयज भी तो हो सकते हैं इस कैटेगरी में जिनको जरूरत हो। बिल्कुल, ये भेदभाव है और इसको बोला जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ओके। डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों है? क्योंकि हमारा समाज लड़कियों और लड़कों को थोड़ा अलग अलग तौर से तौलता है, तो हमें लगता है वो पीछे हैं, तो थोड़ा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने की जरूरत है। बट सर्टेनली एक दिन ऐसा भी एनविजन मैं करना चाहूंगा जिसमें हमें इस टाइप का, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन करने की जरूरत ना पड़े। सर, मैंने ये आपसे ITI की बात इसलिए करी क्योंकि मैंने भी ITI को एक्सपीरियंस करा है। मैंने एक्सपीरियंस क्या करा, मैं वो 30 सेकंड में बताना चाहूँगा। क्लास में टीचर की अनअवेलेबिलिटी, टीचर पढ़ाता नहीं है, उसने एक बच्चे को नोट्स लिखवा दिए, वही नोट सारे बच्चे बैठ के कॉपी कर रहे हैं। वॉशरूम अगर आप उनका यूज कर लो तो आप बीमार हो जाओगे या आप बोलोगे कि भाई ना आए, यहाँ तो जाना ही नहीं है, जा ही नहीं सकते हैं। वहाँ की कैंटीन का अगर आप हाल देख लो सर, ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले की, आज भी वैसे ही हाल है। तो कुछ आपके शब्द अगर इसको इम्प्रूव कर सकें। सही बात है। हालांकि मैं फिर भी कहूंगा कि आज के टाइम में बहुत चीजें पहले से थोड़ी ठीक हुई हैं, बहुत ज्यादा ठीक आज भी नहीं हुआ है, और उसके भी वंस अगेन रीजंस हैं। मगर ये भी हमें मानना होगा कि अगर हम विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं 2047 तक, उसका मतलब कि लिटरली आपके पास केवल 20 साल बचे हुए हैं। जो आपका प्रीवियस भी क्वेश्चन था ना, करेगा कौन, कब करेगा, और उस सपने को, उस विजन को सच में जीना है, हम चाहते हैं इस पूरा सिंसियरली उसको करना, तो उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना ही करना होगा। और ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करने का मतलब कि स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इन सब में मेजर इन्वेस्टमेंट करके इनको सुधारना होगा। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे, आप एक बार को सोचिए, सिंपल सी बात है,
2047 तक विकसित भारत का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम $20,000 का सबका पर कैपिटा इनकम हो पर ईयर। आज के टाइम में कितना है? 2000। 10 गुना 20 साल में जंप मारना है। कैसे मार सकते हैं? अगर हमारा टैलेंट, हमारा ह्यूमन रिसोर्स इसी क्वालिटी का रहेगा तो आप कभी जंप नहीं मार सकते। आपको मेजर इन्वेस्टमेंट करना ही होगा और मेरे ख्याल से नाउ टाइम इज राइट। अगर मैं ये जो फंड स्टूडेंट वाला, ये बच्चों के क्रेडिट कार्ड वाला आइडिया 20 साल पहले दिया होता तो संभावना कम थी उसको करने का। क्यों? क्योंकि हमारे पास हर बच्चे को ट्रैक नहीं कर सकते थे। आज के टाइम में हर बच्चे का एक यूनिक आईडी है, या तो आधार है या एक यूनिक आईडी बना दिया गया, हर बच्चे को आप ट्रैक कर सकते हो। सेकंड, बच्चे का तो बैंक अकाउंट होगा नहीं, क्रेडिट कार्ड ये सब ट्रांसफर करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन हर पेरेंट्स का आज के टाइम में थैंक्स टू जनधन वो बैंक अकाउंट भी है। बैंक अकाउंट वेरीफाइड है, जैम ट्रिनिटी जो किया जनधन आधार मोबाइल से लिंक करके वेरीफाइबल है, तो लीकेजेस की संभावना कम है। सरकार किस ग्राउंड पे करे? राइट टू एजुकेशन एक्ट मैंडेट करता है कि हर बच्चे का अधिकार है फ्री एजुकेशन, और अगर वो कहीं पे जा रहा है जहां पे उसको फीस पे करना पड़ रहा है तो सरकार को पे करना चाहिए। थर्ड, फंड अवेलेबिलिटी भी है, तो आपके पास लॉ है जो मैंडेट कर रहा है, फंड की प्रोविजनिंग है ऑलरेडी। आज के टाइम पे आपके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ऐसा करने के लिए। हमारे देश में आई थिंक पॉलिटिकल विजन है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज के टाइम में इट्स अर्जेंटली रिक्वायर, इफ वी डोंट डू इट राइट we will miss the bus of getting into a developed nation. सर, पब्लिक पॉलिसी पे आते हैं। व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी? होता क्या है पब्लिक पॉलिसी? सिंपल, हम रूल रेगुलेशन बनाते हैं, जैसे आपने अपने लाइफ को डिसिप्लिन करने के लिए अपने लिए बना रखा है, वैसे अगर लार्जर कम्युनिटी लेवल पे जाएं तो सोसाइटी ने भी कुछ रूल रेगुलेशन बना रखा है। और जब गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी कोई रूल रेगुलेशन बनाती है कि कैसे हम सब लोगों का जो करना चाहते हैं आराम से कर लें। ट्रैफिक सिग्नल एक आसान सा एग्जाम्पल है। ट्रैफिक सिग्नल की क्यों जरूरत है? क्योंकि भाई सब कोई अपने हिसाब से ही भागने लगेगा इधर उधर तो एक्सीडेंट होंगे, तो भाई ट्रैफिक सिग्नल एक एक करके जाएगा, उसके लिए रूल बनाए हैं। इसी को लार्जर स्तर पे करें तो आप पब्लिक पॉलिसी है। आम आदमी की लाइफ में पब्लिक पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या है अपार्ट फ्रॉम रेड लाइट? बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि हम जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम सोचते हैं कि ये अपनी किस्मत लेके आए हैं, बट कई मायनों में ये होता है कि उनकी किस्मत ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। और ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जो एक्चुअली इंडिकेट करते हैं कि आपकी क्या किस्मत, आपका भविष्य कैसा होगा, ये डिपेंड करता है आपका पिन कोड क्या है, किस जगह पे पैदा हुए हैं, किस समाज में पैदा हुए हैं। बहुत सारे सोसाइटी हैं इंक्लूडिंग इंडिया, या और भी कर लीजिए ना। एक अच्छा एग्जांपल है, इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए। लगभग सेम टाइम पे आज़ाद हुए। हमारा पर कैपिटा इनकम क्या है, उनका पर कैपिटा इनकम क्या है, हमारे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का स्टेटस, जस्टिस का क्या सिस्टम है, वहाँ पे क्या सिस्टम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लार्जर जो पब्लिक पॉलिसी, इंस्टीट्यूशन, गवर्नेंस की थिंकिंग रही वो स्लाइटली डिफरेंट रही, हमारे यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट रही। और ऐसे एग्जाम्पल विश्व भर में और भी पड़े हैं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सिमिलर काइंड ऑफ पॉपुलेशन, सिमिलर कल्चर, माइंडसेट, टैलेंट, बीच में एक बॉर्डर खींच दिया, इधर एक राजा हो गया, उधर दूसरा हो गया। इनकी थिंकिंग अलग थी, इनकी थिंकिंग अलग थी। आज 30-40 साल बाद देखिए साउथ कोरिया कहाँ है, नॉर्थ कोरिया कहाँ है। सिमिलरली जर्मनी एक टाइम पे होता था, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। बाद में फाइनली लोगों ने रियलाइज किया कि एक तरफ बहुत गरीबी बढ़ रही है, दूसरी तरफ प्रॉस्पेरिटी, और वो बर्लिन वॉल उन्होंने गिरा दिया, वापस से एक हो गए, वापस से साथ में ग्रो करने लगे। और ऐसे विश्व भर में पूरे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। सो बेसिकली सिस्टम, पॉलिसी कैसा डिजाइन करते हैं एक समाज में, उससे बहुत हद तक डिसाइड होता है कि आपकी और हमारी किस्मत क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। क्या हम अननोइंगली पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही अपने करियर डिसीजंस लेते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल है। तो फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, लिटरेचर में इंटरेस्ट है,
एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में इंटरेस्ट है, लेकिन बगल में कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है, कहाँ से करेंगे? क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोलने की। और एक्चुअली अगर आप देखेंगे अब तो थोड़ा कम हो गया है, जिसको हम बोलते थे प्लान्ड इकोनॉमी। तो भारत आज़ादी के बाद से टिल 1991 इज़ कॉल्ड प्लान्ड एंड कंट्रोल इकोनॉमी, जहाँ पे प्लानिंग कमीशन का यही रोल होता था ना, वो डिसाइड करते थे कि देश भर में हमारे पास कितना रिसोर्स है, उसमें से कितना प्रोड्यूस करेंगे, किस चीज़ के लिए कितना लोहा होगा, कितना टिन होगा, कितना स्कूटर बनेगा, कितना कार बनेगा, किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, और इसलिए ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए राशनिंग सिस्टम होता था। तो आज के टाइम में जो क्या बोलते हैं, पब्लिक गुड्स डिलीवरी के लिए राशन शॉप्स जो बने हुए हैं, आज के टाइम में ना केवल चीनी और केरोसिन तेल और चावल और कुछ दे रहे होंगे। एट वन पॉइंट इन टाइम ऑलमोस्ट हर चीज़ वहाँ से मिलता था। आपको सीमेंट की भी राशनिंग होती थी, अलग-अलग माध्यम से होता था। स्कूटर या कार खरीदने के लिए आपको एप्लीकेशन, फ़ोन इज़ अ गुड एग्ज़ाम्पल। जब पहली बार मेरे यहाँ पे फ़ोन का कनेक्शन आया, फ़ोन का एप्लीकेशन हमने बीएसएनएल के ऑफ़िस में डाल रखा था और करीब 3-4 साल बाद हमारा नंबर आया। लैंडलाइन की बात कर रहे हैं। लैंडलाइन की बात उस समय कहा जाता था कि अच्छा अभी डीपी खाली नहीं है, इधर नंबर आ गया है, फिर भी डीपी खाली नहीं है, इसलिए अभी कनेक्शन नहीं मिल सकता है। तो वो हुआ, वो भी किसी पब्लिक पॉलिसी के तहत डिसाइड किया गया था। बाद में उन पब्लिक पॉलिसी को चेंज किया गया और अब लैंडलाइन कनेक्शन एक टाइम पे आया था कि मिनटों में मिल जाए, और अब ऐसे दिन आ गए कि लैंडलाइन कनेक्शन को कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? पब्लिक पॉलिसी डिसाइड कर रहा है। सर एजुकेशन सिस्टम ब्रेकडाउन पे आते हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली डिजाइन कौन करता है? एक इंडिविजुअल नहीं करते हैं, बट जैसे अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी 2020 में अनाउंस हुआ, लेकिन उसके पीछे का जो प्रोसेस था वो 2015 से ही शुरू हो गया था। तो लगभग 5 साल लगे थे उस पूरे एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज का पर्टिकुलरली मैं नहीं जानना चाहूँगा, बट बेसिकली एक कमिटी बनती है जिसमें कुछ मेंबर होते हैं, अलग-अलग एक्सपर्टीज़ के होते हैं, वो साथ में मिलके देखते हैं कि भई मेरा नेशनल प्रायोरिटी क्या है, हमारा करंट प्रैक्टिकली स्टेटस क्या है और हम उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इस बेसिस पे कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे सरकारें काम करना शुरू करती हैं। तो इस तरीके से बनता है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम फेल हो कहाँ रहा है?